बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर था जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें से इस चैप्टर में टेबल ऑफ कंटेंट देखें तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। और जो आज के चैप्टर के अंदर ये इस वीडियो के अंदर जो हम रिकॉर्ड करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। हमने आज रेशियो एनालिसिस जो है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बेस पे जो रेशियोज निकलती हैं वो हमने डिस्कस करनी है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बेस पे कौन कौन सी रेशियोज कैलकुलेट होती हैं तो वो हम डिस्कस करें। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली दो तरह के हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं। एक हम होता है ट्रेंड या टाइम सीरीज एनालिसिस। ट्रेंड या टाइम सीरीज एनालिसिस हम उस एनालिसिस को कहते हैं जहां पर हम डिफरेंट टाइम पीरियड के डेटे को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की सेल गिवन है हमें और वो कंपनी की सेल 2011 में क्या थी, कंपनी की सेल 2012 में क्या थी, कंपनी की सेल 2013 में क्या थी, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो इसको हम टाइम सीरीज या ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह सेल की जगह पे हम कहते हैं CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम कंपेयर करना चाहते हैं कि 2011 में, 12 में, 13 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था। ठीक है, इसकी जगह हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट जो था वो 2011, 12 और 13 में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस तरह का जब एनालिसिस करना होता है किसी एक सिंगल वेरिएबल को लेकर डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर जब हमें एनालिसिस करना होता है तो उसको हम ट्रेंड एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हम ऐसे एनालिसिस को कहते हैं जब आप एक ही टाइम फ्रेम के अंदर एक एलिमेंट को डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन करना चाहते हैं। मसलन मैं ये कहता हूं कि 2016 के अंदर सेल, CGS, इसी तरह नेट प्रॉफिट, मैं कहता हूं 2016 के अंदर यही सेल जो थी कोक की कितनी थी और ABC कंपनी की सेल कितनी थी 2016 में। ठीक है, 2000 CGS कितना था, प्रॉफिट कितना था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक ईयर एक है और डिफरेंट कंपनीज है। यहाँ पर हमने कोक ले ली या ABC कंपनी और XYZ कंपनी को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी को इंडस्ट्री के साथ, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी 2020 के अंदर CFE में टोटल स्टूडेंट कितना एडमिशन हुआ है इंटर के अंदर या BBA के अंदर, और ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी में BBA में कितना एडमिशन हुआ। तो हम देखते हैं कि 2000 मतलब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितना आया और हमारा कंपिटिटर XYZ कॉलेज है तो उसके पास टोटल स्टूडेंट 2020 में कितना आया। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, लेकिन जब हम एक्चुअल एनालिसिस करने बैठते हैं तो हम टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल की जगह पर हम कंबाइन एनालिसिस करते हैं। कंबाइन एनालिसिस क्या होता है कि हम ईयर को भी कंसीडर कर रहे होते हैं और कंपटीटर को भी कंसीडर कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि 2020 में CFE में कितना एडमिशन आया, 2019 में कितना था, कि 2019 से 2020 में CFE में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ। और ये भी देख रहे होंगे अच्छा 2020 में CFE में इतना आया तो जो इसका कंपटीटर है उसके पास कितना स्टूडेंट गया। ठीक है, या टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी में 2019 से 20 में कितनी ग्रोथ हुई है और CFE में 2019 से 2020 में कितनी ग्रोथ हुई है, कितने बच्चे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज किए या डिक्रीज। तो हम कंबाइन एनालिसिस करते हैं। और जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि रेशियो एनालिसिस में जो वैल्यूज होती है उस वैल्यू की कोई मीनिंग नहीं होते जब तक आप उसको उसके प्रीवियस के साथ या उसको उसके कंपटीटर्स के साथ या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर ना करें। कि जब तक उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करने के लिए हम दो ही रूल यूज करते हैं, या हम ट्रेंड पिछले प्रीवियस के साथ कंपेयर करेंगे या क्रॉस सेक्शनल उसको उसके कंपटीटर या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे उस रेशियो के कोई मीनिंग, या वो सिर्फ एक वैल्यूज हैं उनके कोई मीनिंग नहीं है, वो गिनती लिखी हुई है जस्ट एक, ठीक है, परसेंटेज लिखी हुई है, उसके कोई मीनिंग्स नहीं होंगे जब तक आप उसको कंपैरिजन नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास था कि हमने कौन कौन सी रेशियोज निकालनी है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए डिफरेंट रेशियोज होती हैं। मसलन जो मालिक होंगे उसने तो ये देखना है कि यार मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगी, इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकालेगा। ठीक है,
जो बैंक्स होंगे उन्होंने ये देखना है कि यार हम इनको लोन देने लगे हैं तो ये मेरे पैसे वापस दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, तो वो लीवरेज रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये देखना है कि यार ये बिजनेस चल भी सकेगा कि नहीं चल सकेगा, तो वो एक्टिविटी रेशियोज निकालेंगे। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हैं, जिसको हम शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज कहते हैं, जिन लोगों ने करंट लायबिलिटीज देखनी, उन्होंने ये देखना है कि यार ये मुझसे उधार चीजें लेके जा रहा है, मुझे वापस दे सकेगा पैसे कि नहीं दे सकेगा। तो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज जिनकी होती हैं वो क्या करेंगे, लिक्विडिटी रेशियोज निकालेंगे। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिस तरह हमने बात की बैंक की कि लोन लेके जा रहे हैं वापस देंगे, तो वो क्या करेंगे, लीवरेज या फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर अपने मुताबिक डिफरेंट जो है वो रेशियोज निकालते हैं। तो हमें जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेशियोज हमने डिस्कस की थी, ये टोटल रेशियोज है हमारे सिलेबस में गिटमैन की बुक के हिसाब से। जो गिटमैन की बुक हमारे सिलेबस में उसके मुताबिक ये रेशियोज है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर हमारे पास दो रेशियोज आती हैं। सबसे पहले करंट रेशियो, जो करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी बताती है। करंट रेशियो हमेशा ये कैलकुलेट करके बताएगी कि करंट लायबिलिटीज पूरे करने के लिए हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला क्या, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट भी हमारे पास बैलेंस शीट का आइटम है, करंट लायबिलिटीज भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो ये रेशियो में ये बता देगी कि करंट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए करंट एसेट्स कितने। अब ये रेशियो 2:1 भी बेस्ट होती है अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो वहां पर 1/1 भी ठीक रहती है। तो ये इंडस्ट्री ये रेशियो का आंसर क्या ठीक है या गलत है, हमारे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्विक रेशियो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आता है। करंट एसेट में हमारे पास कैश भी आ जाता है, हमारे पास बैंक भी आ जाता है, हमारे पास रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री भी आ जाती है। लेकिन इन्वेंट्री जो होती है ना वो जल्दी कैश में कन्वर्टेबल नहीं होती। तो अगर वो ये देखना चाहे कि यार अगर करंट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए हमारे पास कितने करंट एसेट्स ऐसे हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्विक रेशियो या क्विक एसेट टेस्टिंग रेशियो, तो सिंपल क्या करते हैं, करंट एसेट में से करंट इन्वेंट्री को निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट्स बन जाते हैं, उसको करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आता है हमारे पास एक्टिविटी रेशियो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एक्टिविटी रेशियो मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो होती है वो कैलकुलेट करती है अपने लिए। ठीक है, उसमें डिफरेंट रेशियोज है। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कि इन्वेंट्री सीजीएस का कितने परसेंट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री कर देते हैं। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन किससे करते हैं, जिसको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं या क्रेडिट पे परचेज करते हैं। जिसको हम क्रेडिट पे सेल करेंगे हम लोगों ने उनसे कलेक्शन लेनी होती है। तो हम देखें जब आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सबको डिफरेंट पीरियड पे, किसी को आपने 2 दिन का क्रेडिट दिया होगा, किसी को 2 महीने का क्रेडिट दिया होगा, किसी को 3 मंथ का क्रेडिट दिया होगा। तो हम ऑन एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि हम कितने दिनों बाद अपना पैसा लेते हैं, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो उसके लिए अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड हमने कहा जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो एवरेज कलेक्शन हम अकाउंट रिसीवेबल और उसको डिवाइड करते हैं एवरेज सेल। और ये एवरेज सेल किस तरह कैलकुलेट होती है, हम सेल को डिवाइड कर देते हैं 365 पे, या जो क्वेश्चन में कहता है, अगर क्वेश्चन में उसने कहा कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल ईयर है वो 360 डेज का है तो 360 पे डिवाइड कर देंगे। और अगर वो हमारे यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 365 डेज का है तो 365 पे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है एवरेज सेल। तो एवरेज सेल को हमने नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर पे डिवाइड कर देना है। तो जितने क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज बताए होंगे हम वो मेंशन करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एवरेज पेमेंट से मुराद जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेजिंग की हुई है, तो उनको भी। अब जाहिर है जब सप्लायर से आप क्रेडिट पे एज अ कंपनी परचेज करते हैं सबके साथ एक जैसा एग्रीमेंट नहीं करते 3 मंथ का, किसी डिफरेंट डेज का होता है, किसी के साथ 60 डेज है, किसी के साथ 90 डेज है। तो ऑन एवरेज हम कितने दिनों बाद पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट पेएबल को डिवाइड करते हैं एवरेज परचेज। और एवरेज परचेज किस तरह निकालते हैं, उसी तरह हम परचेज को डिवाइड कर देंगे 365 या 360 पे, तो एवरेज परचेज आ जाएगी। अब अगर इन दो रेशियोज को देखा जाए तो कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन की बात है तो हर इंसान की कोशिश होती है मेरे पास जल्दी पैसा आ जाए, तो कलेक्शन पीरियड जितना शॉर्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना बेनिफिशियरी होगा। और पेमेंट पीरियड के बारे में क्या होता है, मोस्टली कंपनीज की या पर्सनल हमारी कोशिश यही होती है कि जिससे उधार लेके आए अल्लाह करे वो पागल हो जाए, उन्हें याद ही ना रहे कि मेरे को पैसे लेने, ठीक है, कड़िची कर जाए, ठीक है, चलो कड़िच नहीं करता यादाश्त ही चली जाए उसकी, ठीक है, या यादाश्त नहीं करता चलो फेरे ही पाओ दे, ठीक है। लेकिन
इसका मतलब कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये जितना ज्यादा एक्सटेंड होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी है। बट इन दोनों के लिए कुछ चीजें ज़हन में रखनी है। ये ना हो कि आप क्रेडिट पीरियड जो कलेक्शन पीरियड है उसको इतना शॉर्ट कर दें, ठीक है, कि सप्लाई कस्टमर आपकी तरफ आना ही ना, नहीं यार उनसे चीजें नहीं लेनी, वो क्रेडिट देते ही नहीं है, वो क्रेडिट बड़ा कम देते हैं, मार्केट में क्रेडिट ज्यादा मिलता है, मुझसे ले लेते हैं। तो आपने उसको इतना श्रिंक करना है जिससे आपकी सेल पे अफेक्ट ना आए, और जितना श्रिंक कर सकें सेल को अफेक्ट किए बगैर आप उतना उसको श्रिंक करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी है। और क्रेडिट पीरियड जो है, जिस तरह हमने कहा एवरेज पेमेंट पीरियड जिसको हम कहते हैं, इसको हमने कहा जितना बढ़ेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियरी है, लेकिन आप उसको इतना ना बढ़ाएं कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे अफेक्ट होना शुरू हो जाए, कि लोग कहना शुरू हो यार इनको नहीं देना, ये पैसे जल्दी वापस नहीं देते। आप उसको लेंथ करें, उतना लेंथी करें जितना लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये ना कि आप इतना लेंथी कर दें कि लोग आपको क्रेडिट देने को तैयार ना हो, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं। उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर हमने ये देखना है कि जो हमारे टोटल एसेट है उन्होंने हमें कितना कमा के दिया। देखो ऑर्गेनाइजेशन में कमा के टोटल एसेट्स ने कमा के देना होता है। फॉर एग्जांपल आप रेंट ए कार का काम करते हैं, रेंट ए कार में किसने कमा के देना, गाड़ियों ने कमा के देना है। जितनी गाड़ियां होंगी वो, और जो गाड़ी है वो आपका एसेट्स है, जितनी गाड़ियां होंगी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा कमाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप शर्ट स्टिच करते हैं, जितनी मशीनरी होगी आपके पास, जितना आपके पास कपड़ा आएगा उतना ज्यादा आप, तो आपके एसेट्स ने क्या कमा कर दिया, जब उसको कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम टोटल एसेट टर्नओवर। अब ये जितनी भी रेशियोज हैं, जिस तरह हमने कहा ये कंपनी को रन करने वाले जो लोग होंगे, जिसको हम सिंपल मैनेजमेंट कहते हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेट। डेट से हमारा यही है कि लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में हमारे बैंक भी आ जाते हैं जिनसे आपने लोन लिया होता है, डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर्स आ सकते हैं जिनसे आपने डिबेंचर के अगेंस्ट पैसे लिए हैं, इवन इक्विटी होल्डर जिन्होंने लॉन्ग टर्म बेस पे पैसा दिया होता है, लेकिन वो क्योंकि वो ऑनर्स आते हैं तो उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी में ले जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बेस पे हम कैलकुलेशन, तो उसमें सबसे पहले तो डेट रेशियो। डेट रेशियो से मुराद ये होती है कि टोटल एसेट्स में देखें, जो हमारे पास बैलेंस शीट में दो ही साइड्स होती हैं। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो बैलेंस शीट टू साइड होती है, एक साइड पे हमारे पास एसेट्स होते हैं और एक साइड पे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी या कैपिटल ऑनर इक्विटी जिसको हम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि ये जो लायबिलिटी है ये टोटल एसेट का कितने परसेंट है, कि एसेट ज्यादा 40%, 50%, कितने परसेंट जो है वो एसेट्स हैं और लायबिलिटी, और कितने परसेंट इक्विटी है। तो ये निकालने के लिए फिर हमने कहा था बैंक ने ये देखना होता है कि भाई हमने जो लोन दिया है क्या ये लोन वापस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो उन्होंने ये देखना होता है कि लोन की इंस्टॉलमेंट जो है क्या ये इतना कमा रहा है कि हमारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, ठीक है। अगर वो इतना कमा रहा होगा कि उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता होगा तो वो लोन दे देगा, ठीक है, अपनी कमाई में से मुझे इंस्टॉलमेंट दे देगा। पता चले जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट रेट, उसकी इंटरेस्ट बन रहा है 50,000 और उसकी सैलरी है 40,000, तो इसका मतलब बैंक को कंफर्म है कि इसने पैसे वापस नहीं देने। तो हमने ये देखना होता है कि इसकी इनकम कितने टाइम इसका इंटरेस्ट पूरा कर सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप अभी किसी बैंक में अप्लाई करते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया वो ये है कि जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट है 3 टाइम ज्यादा आपकी सैलरी होनी चाहिए। कि अगर आपकी 20,000 इंस्टॉलमेंट है तो कम से कम 60,000 सैलरी होगी तो 20,000 इंस्टॉलमेंट वाली चीज आपको मिलेगी। उसकी रीजन क्या है, 60,000 होगी, 20,000 बैंक को देख के घर भी तो चलाना है ना, कि सारे किस्ती दे देनी है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया। तो जब कंपनी जाती है तो कंपनी के लिए भी वो ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लोन तो लेने आ गई, प्रॉफिट कमाएगी तो लोन के पैसे वापस देगी ना, इंटरेस्ट। तो वो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसका सिंपल फार्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को इंटरेस्ट पे डिवाइड कर दें, तो पता चल जाएगा कितने टाइम्स आपका इंटरेस्ट जो आपका प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कितना टाइम ज्यादा। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मोस्टली ऑनर्स निकालते हैं, जिनको प्रॉफिट गवर्नमेंट निकालते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है, शेयर होल्डर्स निकालते हैं क्योंकि उन्होंने डिविडेंड लेना होता है, ठीक है, वर्कर्स समटाइम निकालते हैं क्योंकि प्रॉफिट होगा तो उन्होंने खड़ बोनस लेना होता है शोर मचा के, या अपना इंक्रीमेंट लगवाना होता है, तो ये वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, एक चीज याद रखिएगा जब भी किसी रेशियो के साथ मार्जिन, चलिए हम बाद में डिस्कस करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से मुराद है ग्रॉस प्रॉफिट सेल के कितने परसेंट है। इसी तरह फिर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या था, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कुछ ये अर्निंग पर शेयर के एक शेयर के अगेंस्ट हमने कितने पैसे कमाए हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स
ठीक है, उसके बाद कि टोटल एसेट के अगेंस्ट कितना रिटर्न कमाया और टोटल इक्विटी के अगेंस्ट कितना रिटर्न कमाया। ये दो रेशियोज जो होते हैं ये मोर इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं जा रही। सिर्फ नेट प्रॉफिट को नहीं देखा जाता, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कंपैरिजन करने के लिए हम दो मेन रेशियोज हैं, ROA एंड ROE। उसके बाद मार्केट रेशियो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हमको कहते हैं ये जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं डिविडेंड लेने के लिए नहीं, प्रॉफिट लेने के लिए नहीं, कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं कि मार्केट में अप एंड डाउन जाएंगे तो मैं शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाऊंगा। तो वो जो है वो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट रेशियोज निकालते हैं। उनमें सबसे पहली जो मार्केट रेशियो है दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये जो मार्केट प्राइस होती है ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में नहीं होती, ये स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका प्रीवियस नेम जो था वो कराची स्टॉक एक्सचेंज भी कहते थे, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद, उन तीनों को मर्ज करके अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर दिया। तो वहां से हम स्टॉक एक्सचेंज से इसकी प्राइस लेंगे और अर्निंग पर शेयर हम लोग EPS ये जो यहाँ पर ये जो कैलकुलेट की यही वाली अर्निंग पर शेयर यूज करते हैं। और उसी तरह मार्केट टू बुक रेशियो, मार्केट प्राइस जो जिस तरह हमने कहा ये मार्केट से मिलेगी स्टॉक एक्सचेंज से, और बुक वैल्यू जो होती है ये हम अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से बेसिकली लेते हैं। तो ये दो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो ये टोटल रेशियोज हैं जो हम डिस्कस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हर स्टेक होल्डर्स अपने मुताबिक रेशियोज कैलकुलेट करेगा, हम एज अ स्टूडेंट हमें सारे याद करने हैं। अब आपको ये सारी रेशियोज याद होनी चाहिए विद नेम भी और विद कैटेगरीज भी, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन आएगा, आपको वो कहेगा, क्वेश्चन दे देगा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का और वो आपको कहेगा लिक्विडिटी एक्टिविटी डेट रेशियो में से दो रेशियोज निकाल दें। तो आपको पता होना चाहिए इक्विडिटी के अंदर लिक्विडिटी की रेशियोज कौन कौन सी हैं। अगर उसने कहा कोई के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज निकाल दें तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है कौन कौन सी। और समटाइम वो सारी रेशियोज के नाम लिख देते हैं और कहता है कि इनके रेशियोज कैलकुलेट कर दे। तो दोनों सूरतों में आपको रेशियोज आनी चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है, बच्चे कम ही अच्छे रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है। चले, तो ये रेशियोज थी जो हमने डिस्कस करनी है। तो बुक में से ही एक एग्जांपल लेते हैं। गिटमैन की बुक के अंदर ये टेबल नंबर 3.1 इनकम स्टेटमेंट का दिया हुआ है, ठीक है, और 3.2 टेबल जो है बैलेंस शीट का है। तो इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, सेल, CGS, ग्रॉस प्रॉफिट, उससे इसी में से लेस की ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के डिफरेंट नेम हम यूज करते हैं, हम इसको EBIT भी कहते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको PBIT भी कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो आपको ये तीनों नेम याद होने चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको PBT भी कहते हैं और EBT भी कहते हैं। और इसी तरह नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को EAT भी कहते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इसके बाद ये बैलेंस शीट है हमारे पास। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर हमारे पास करंट एसेट्स की लिस्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास जैसे जैसे वो करंट एसेट्स से दूर होते जाते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स और डेप्रिसिएशन वगैरह आ गई। उसके बाद हमारे पास ये लायबिलिटीज की साइड है। इसमें पहला पोर्शन हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को मिला के टोटल लायबिलिटीज, और उसके बाद फिर हमारे पास प्रेफर्ड शेयर के बाद कॉमन शेयर्स का इशू आ जाता है और पोर्शन आ जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कौन कौन सी जो रेशियोज ऊपर डिस्कस किए हैं वो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज थी। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहली जो रेशियो थी दैट इज कॉल्ड करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या था? करंट एसेट्स माइनस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हमारे पास कहां पर होंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो यहां पर अब देखें, हमने यहां पर 2012 को पहले करना है, ठीक है, 2012 को हम डिस्कस करेंगे, 2011 को नहीं। तो पहला जो हमारे पास 2012 में आया, तो करंट एसेट्स हमारे पास हैं 1223 और करंट लायबिलिटीज अगर देखें तो ये 620 हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। तो यहां पर पुट कर देते हैं, डेटा पुट करें। तो यहाँ करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं? यहाँ पर 1223 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज थी हमारे पास 620, डिवाइड करें कितना आता है? ये 1.97, ठीक है, 1.97 हमारे पास करंट रेशियो कैलकुलेट होगी। अब ये 1.97 क्या बता रहा है हमें? ये 1.97 हमें बता रहा है कि एक अगर $1 आपकी करंट लायबिलिटी है, दोबारा अगर $1 आपके पास करंट लायबिलिटीज है तो उसके अगेंस्ट
या उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमारे पास $1.9 करंट एसेट्स मौजूद है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आए तो हमारे जो क्विक रेशियो, क्विक के लिए हमें सबसे पहले करंट एसेट वो थे हमारे पास 1223, माइनस करनी है इन्वेंट्री और डिवाइड करना करंट लायबिलिटीज पे, तो वो हमारे पास है 620। तो करंट इन्वेंट्री देखें तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू देखें तो 289, तो यहाँ पर हम 289, तो कैलकुलेट करें इसको तो ये कितना बनेगा 1.51। तो वो कहता है क्विक एसेट्स को अगर हम देखें, क्विक रेशियो को देखें तो $1 ऑफ लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास $1.51 आपके पास क्विक एसेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड, ये थी हमारे पास फर्स्ट रेशियोज जी। उसके बाद सेकंड हमारे पास सेकंड रेशियोज थी हमारे पास एक्टिविटीज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहली रेशियो थी इन्वेंट्री टर्नओवर। तो इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखें तो क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट में दी होगी। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है 2088, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे 2088 और इन्वेंट्री तो अभी भी हमने पुट की थी 289 की, तो 289 तो डिवाइड करें कितनी वैल्यू आएगी 7.2। अब ये टाइम्स में है, 7.2 से मुराद क्या है कि 7 आपके पास जो इन्वेंट्री है वो सीजीएस का 7.2 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, सीजीएस आपकी इन्वेंट्री का 7.2 टाइम ज्यादा है, तो ये टाइम्स में वैल्यू आई। उसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए हमें क्या कहा था, कलेक्शन किससे करते हैं, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल आउट किया होता है, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल कहां पर होंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड करंट एसेट्स में देखें कितने हैं 503, तो 503 वहां से ले लिया, डिवाइड बाय एवरेज सेल। अब ये एवरेज सेल हमने कहा था क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो एवरेज सेल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज सेल देखते हैं। तो एवरेज सेल इनकम स्टेटमेंट में दी होगी हमें जी। एवरेज सेल सबसे ऊपर 3074, ये टोटल सेल दी हुई है 3074 टोटल सेल। और नंबर ऑफ डेज हम यहां पर ले लें, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं इसमें 365। तो एवरेज सेल कितनी है हमारे क्वेश्चन में जी 3074 डिवाइड बाय 365, तो यहां पर हमारे पास 365 ये कितना है 8.42। ठीक है, तो 8.42 पे इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब आप इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसी कैलकुलेशन के अंदर शो कर देते होते हैं। हम क्या करेंगे 3074 डिवाइड बाय 365 और यहां पर होल वैल्यू को, उससे क्या होगा कि जो राउंडिंग एरर्स आते हैं वो आपके नहीं आएंगे। तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी 59.7। अब ये डेज में आएगी क्योंकि आपने एवरेज किया ना डेज पे। अब ये डेज क्या बता रहे हैं कि हम भाई देखें, हमने कहा हम क्रेडिट पे देते हैं, किसी को 1 महीने के क्रेडिट पे, किसी को 2 के, किसी को 3 के, लेकिन ऑन एवरेज अगर बिजनेस के देखें ना तो हम 59 डेज का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, 59 डेज के अंदर हम अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद आता है एवरेज पेमेंट पीरियड, हमारे पास एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए अकाउंट पेएबल कहां होंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। तो वो हमारे पास कितने 380 जी, तो 382 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे एवरेज परचेज। अब देखें एवरेज परचेज दी हुई है, नहीं दी हुई। अच्छा, जो आपको फोटोकॉपी मिली क्वेश्चन उसके नीचे लास्ट में देखें कुछ लिखा हुआ है, लास्ट में जाके इनकम स्टेटमेंट के नीचे देखें सबसे लास्ट में नोट एक लिखा हुआ है कि क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू 70% ऑफ सीजीएस। इस तरह क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन जहां सोल्यूशन किया है वहां पर मेंशन है, तो वहां से देख के मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, दिया होगा। और अगर नहीं दिया होगा तो हम क्या करते हैं, जो सीजीएस की वैल्यू होती है उसको डायरेक्ट परचेज में पुट कर देते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में 99% चांसेस होते हैं दिया होगा, सम टाइम वो परचेज के नाम से दे देगा और सम टाइम परसेंटेज ऑफ सीजीएस के नाम से दे देगा। जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है 70% ऑफ सीजीएस, तो यहां पर हम देखें, यहां पर हम क्या करेंगे, पहले सीजीएस लिखें। सीजीएस की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, सीजीएस की वैल्यू दी है 2088 मल्टीप्लाई 0.75। ये 0.75 किया तो ये क्या आ गया, परचेज आ गया। उसको क्या करना है, डिवाइड करना है हमने 365 पे, क्योंकि हमने एवरेज लेनी है ना, तो उसको डिवाइड कर दें
365 जी, करें कितना आता है ये 382, पहले 2088 का 75% लें और फिर उसको 365 पे डिवाइड कर दें। 70% कर लेते हैं, ये ले 5 को चुना बना देते हैं, 0 बन गया जी। और 382 पे उसको डिवाइड कर दें, $95.4। चले मैं कैलकुलेशन करवाता हूं, करें कैलकुलेशन। 2088 मल्टीप्लाई बाय 0.70 इक्वल टू डिवाइड बाय 365। 382 डिवाइड बाय 400 नहीं, 400 कैसे आया 4.00, तो 382 को उस पर डिवाइड कर दो। थैंक यू। चले तो 95.4 या 5 ये क्या बता रहा है कि ऑन एवरेज जब भी हम क्रेडिट पर चीजें परचेज करते हैं तो ऑन एवरेज 95 डेज के बाद हम पेमेंट्स अपनी रिलीज करते हैं, पेमेंट्स करते हैं। उसके बाद हमारे पास था सेल, टोटल एसेट टर्नओवर। टोटल एसेट टर्नओवर क्या बताएगा कि टोटल सेल टोटल एसेट्स के कितने टाइम्स था। तो सेल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, यहां पर भी हमने बुक की थी 3074 और टोटल एसेट्स कितने थे बैलेंस शीट से पता चलेंगे, जाके देखें बैलेंस शीट में 3597। तो 3074 को डिवाइड करें 3597 पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.85। ये टाइम्स है 0.85 मीन कि आपके जो सेल है वो टोटल एसेट का 0.85 टाइम्स है। ठीक है जी, उस डेज का लिख दें बाकी छोड़ दें। ठीक है चले, उसके बाद हमारे पास था डेट। डेट हमने क्या कहा था कि लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के जिन लोगों से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेनी होती हैं ये वो लोग कैलकुलेट करेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इन्वेस्टर ये देखेगा कि यार ये जो टोटल बिजनेस है ये जो नजर आ रहा है इसमें से डेट का पोर्शन कितना है। मतलब देखें ना, आपका जो बिजनेस है या अपना पैसा होगा या गैरों का या उधार, यही दो चीजें होती है ना। इन्वेस्टर ने या बिजनेसमैन ने या अपना पैसा लगाया होगा या उधार लगाया होगा। तो नया इन्वेस्टर ये देखता है कि भाई इसने अपना, इस बिजनेस में इसका अपना पैसा ज्यादा है कि उधार ज्यादा पकड़ा हुआ है, ठीक है, लोन ज्यादा पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए वो देखता है कि टोटल एसेट में से लायबिलिटीज कितने प्रोपोर्शन है, कितने परसेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, इसके 2-3 फार्मूले यूज होते हैं, डेट टू इक्विटी भी यूज होता है, डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट भी यूज होता है। तो हमारे यहाँ जो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट, डेट मीन टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल लायबिलिटीज देखें, टोटल लायबिलिटीज की जब बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें करंट लायबिलिटीज भी ऐड करेंगे और उसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करा तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज बनेगी 1643। तो 1643 और डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट कितने हमारे पास 3597। तो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.45 परसेंटेज निकालनी है ना हमें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आएगा 45.6 या 7, जब राउंड ऑफ करेंगे 45.7%। अच्छा, आप जरूरी नहीं होता, आप इसको एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन सारा एक जैसा होना चाहिए। जिस तरह आपका आंसर आया था 0.45, ठीक है 0.45, तो आप या तो जितने भी परसेंटेज वाली वैल्यू सारी पॉइंट्स में लिखें, और या अगर आपने ये नहीं करना कि किसी के साथ परसेंटेज लगा दिया और किसी को विदाउट परसेंटेज, एक जैसा पैटर्न रखना है। तो या सबको मल्टीप्लाई करके जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साथ लगाएं, या वैसे ही पॉइंट्स में वैल्यू लिखें। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई किया तो 45.7। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 45 टोटल जो बिजनेस है उसका 45.7 लायबिलिटीज है। तो इक्विटी कितनी हुई, फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इक्विटी है, तो ऑलमोस्ट कितनी बनेगी 54.3 जो है आपकी इक्विटी है। तो बाकी ज्यादा पोर्शन आपने लायबिलिटी से लिया हुआ है, तो हो सकता ये नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर देखेगा यार इसने तो धार ज्यादा पकड़ा हुआ है, अपना पैसा कम लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइम इंटरेस्ट अर्निंग रेशियो, तो ये कहा था मोस्टली बैंक्स देखते हैं कि यार इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना, तो वो क्या करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये कहां पर दिया होगा, इनकम स्टेटमेंट में।
तो इनकम स्टेटमेंट में नीचे से जाएंगे तो नीचे से तीसरे चौथा पॉइंट होगा 418 इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इंटरेस्ट की अमाउंट इससे नीचे इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, बिल्कुल इससे नीचे इंटरेस्ट की अमाउंट होगी, कितनी है 93, तो 93 पे डिवाइड कर दें 4.5, ये किस में आई है टाइम्स में 4.5, मतलब क्या कि आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट 4.5 टाइम्स आपका इंटरेस्ट पे कर सकता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये कि अगर मेरी सैलरी 10,000 है और मेरी जो इंस्टॉलमेंट है 2,000 है, तो इसका मतलब मैं अपनी सैलरी में 5 दफा अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूं। तो इसका मतलब मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगा, क्योंकि 4 दफा खाने के लिए ये पैसे हैं मेरे पास। जी नहीं पता चलेगा, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, वो मैं अभी बाद में बताता हूँ, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मुझे तो इसलिए पता चला कि लिखा हुआ है टाइम इंटरेस्ट, ठीक है, हाँ तो मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है, हम इसलिए मैं लिखता ही नहीं हूँ कहीं पे, और आपने भी पेपर में देखें, नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं, ठीक है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, गलत लिखेंगे नंबर कटेंगे, ठीक है, तो हमने वो काम करना है जिससे नंबर ना कटे, क्योंकि हमारे गिनती के आने ही थोड़े से नंबर होते हैं, अगर वो भी वो काट लेगा, ये क्वेश्चन कितने, ये आपकी किस्मत पे है, ठीक है। चले वापस आते हैं, तो ये जो फार्मूला ये अभी हम नहीं करते, बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेसमैन भी देखता है, गवर्नमेंट भी देखती है, जिन जिन लोगों को कंपनी से इंटरेस्ट होता है सारे ये कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली, अच्छा फार्मूले याद कराने का एक तरीका आपको बता दूं, देखिए किसी भी कोई भी एक रेशियो है जिसके साथ मार्जिन का वर्ड यूज हुआ, कोई भी एक रेशियो जिसके साथ मार्जिन का वर्ड यूज हुआ, तो उसमें आपने सेल को ऊपर रखना है और जो रेशियो का नाम है उसको नीचे रखना है। जिस तरह यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रख दिया, सेल नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर, सेल नीचे, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट ऊपर, सेल नीचे। अच्छा, इसी तरह अगर कोई रेशियो है जिसके दरमियान में ऑन आ रहा है, टू आ रहा है, ठीक है, ऑन आ रहा है, टू आ रहा है, डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, तो जिसके अंदर भी ऑन या टू आ रहा है ना, तो जो रेशियो का पहला पोर्शन होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो दूसरा पोर्शन होगा उसको नीचे रख देंगे, ठीक है। जिस तरह डेट टू इक्विटी कहता है, डेट टू इक्विटी कहेगा डेट को ऊपर, इक्विटी को नीचे, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रेशियो जिसके दरमियान में ऑन ऑफ आ जाए, टू आ जाए, तो वो उसमें पहला नाम ऊपर, दूसरा नाम नीचे, इसको हम कहते हैं रटलाइजेशन। चले ये कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से पता चलेगा हमें, इनकम स्टेटमेंट में। देखें ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 986, तो 986 डिवाइड बाय सेल, तो वो कितनी थी 3597, 3074 है, ओके जी। तो डिवाइड करें कितना आएगा, ये भी परसेंटेज में आएगा, मार्जिन है परसेंटेज में, अच्छा सॉरी गलती होगी, तो कुड़ी नंग जान नहीं दी काम। 32.1, ये 32.1 से मुराद क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल का 32% है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 32%। अगर रिवर्स कभी क्वेश्चन आ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट अगर 32% है तो सीजीएस कितने परसेंट होगा, ये भी आपको थोड़ा थोड़ा ज़हन में रखना है। देखें इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, सेल माइनस सीजीएस ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसका मतलब सेल और ग्रॉस प्रॉफिट के दरमियान में क्या सीजीएस, तो अगर ये 32% है तो बाकी जो होगा वो होगा, ठीक है। वो हम रिवर्स के जब क्वेश्चन करेंगे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी वैसे ही जरा रोप डालने के लिए ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है, ईबीआईटी और पीबीआईटी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 418, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3074, करें कितना आता है 13.6%। तो ये क्या बता रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमारा बिजनेस का वो सेल का 13% है। अगर मुझे यहाँ पर कोई कहता है ना कमेंट्री करें, तो मैं ये करूंगा कि यार आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट 32% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 13%, तो तकरीबन कोई 20% जो है ना बीच में से वो गायब हो गए।
तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है ना आपके बिजनेस को करने का, जो बिजनेस को चलाने का जो खर्चा है वो आपका बहुत ज्यादा। सीजीएस आपको क्या बताता है, जो बिजनेस है उसका खर्चा क्या। सीजीएस क्या है आपका, बेसिकली जो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जो चीज आप बिजनेस कर रहे हैं उसका खर्चा क्या है और बिजनेस को चलाने का खर्चा क्या है। तो बिजनेस ठीक है, बिजनेस का खर्चा ज्यादा है पर भी आपको 32% प्रॉफिट दे रहा है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वजह से आपका प्रॉफिट कितना हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट 13% हो गया। इट्स मीन कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज्यादा है, इसको कंट्रोल करने चाहिए। अगर आ जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, ये सबसे लास्ट में दिया होगा, कितना है 220, कितना बनाइए 0. तो करें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 7.2%। ठीक है। अच्छा, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, अगर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ना होते तो फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक किसके इक्वल होता है। अगर कंपनी के अंदर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स नहीं है तो फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक किसके इक्वल होगा, नेट प्रॉफिट के। देखें ना आप इनकम स्टेटमेंट में जाएं जरा, इनकम स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, देखें जी, ये आपके पास नेट प्रॉफिट है, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। ओके, इस नेट प्रॉफिट में से आप डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड शेयर लेस करते हैं तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक हो जाएगा। और अगर आपके पास प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स ही नहीं है तो उनको डिविडेंड देंगे, नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो ये दोनों नेट प्रॉफिट, और हम ना बेसिकली फाइनेंस के अंदर हम नेट प्रॉफिट का वर्ड यूज नहीं करते, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरा वर्ड बोलते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक हमेशा इक्वल होगा अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स नहीं है। चले वापस चलते हैं अपनी रेशियोज पे। तो ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियोज आ गई। उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ अर्निंग पर शेयर निकालना था। अर्निंग पर शेयर से मुराद है कि जो कमाया वो एक शेयर होल्डर्स के हिस्से में कितना आया। ठीक है, तो उसका सिंपल फार्मूला हम क्या करते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, वो तो हमने अभी ऊपर भी लिखी थी, 221 है, 221 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक। तो ये बैलेंस शीट में हमेशा दिए होंगे, शेयर होल्डर्स के साथ मेंशन होंगे। बैलेंस शीट में जाएं, कॉमन शेयर होल्डर्स लिखे हुए उनके साथ देखें लिखे होंगे कहीं पे, 2012 के भी 11 के भी। नंबर ऑफ शेयर्स जी मिले किसी को, कितने 76262। क्लियर है। अब यहां पर गौर से एक चीज देख लें, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ऊपर और नीचे क्या थी, अमाउंट्स थी ना, ऊपर भी अमाउंट्स थी नीचे भी अमाउंट्स थी, और हमने वो अमाउंट्स को 30 राउंड ऑफ किया हुआ है। आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देखें, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जहां पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, 3.2 या 3.1 पे जाएं टेबल पे, टॉप पे जहां नाम लिखा है उसके आगे देखें क्या लिखा हुआ है, 30 राउंड ऑफ, ब्रैकेट में लिखे है ना 30। इसका मतलब क्या है कि 30 राउंड करके हैं सारी वैल्यूज। क्लियर हो गया। अब ये पहला फार्मूला आया अभी हमारे पास जिसके अंदर ऊपर वैल्यू डॉलर्स में है, नीचे वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स में है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ उसने कहीं लिखा हुआ है कि इसमें भी 30 राउंड किए हुए, नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब डेटा चेंज हो गया ना, मतलब आपने एक वैल्यू इसमें ऐसी पुट कर दी जिसके अंदर 30 राउंड है, और एक वैल्यू ऐसी पुट कर दी जिसमें 30 राउंड नहीं है। तो फिर क्या करें हम, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके साथ 220 के साथ 221 के साथ 30 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था ना 30 ऐड है, तो हमने 30 पूरे कर दिए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। करंट डिवाइड कितना आता है, 2 जी, तो $2.89। ये क्या बता रहा है, अगर इसको हम पूरा लिखना चाहें तो ये क्या बनेगी वैल्यू, $2.89 पर शेयर। इसका मतलब क्या है कि एक जिसके पास एक शेयर है उसको $2.89 डिविडेंड मिलेगा, और शेयर उसने उसके हिस्से में आया, शेयर्स आया, प्रॉफिट आया उसके हिस्से में, अर्निंग पर शेयर आई। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, कि टोटल एसेट्स ने क्या कमा के दिया है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक, अर्निंग अवेलेबल फॉर, अब यहां पर बेशक सारी अमाउंट्स है, यहां पर फिर राउंड ऑफ कर दें तो यहां पर 221, और टोटल एसेट्स कितने थे हमारे क्वेश्चन में, 3597। डिवाइड करें कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100, 6.1
परसेंट, ठीक है, 6.1%, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक 2 to 1, कॉमन इक्विटी चेक करें जी, यहां पर 3 0 ऐड इसलिए नहीं किया बेटा, ये ऊपर अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है, इनकम स्टेटमेंट में 3 0 राउंड किए हैं इसने, टोटल एसेट कहां से लिए हैं, वहां पर भी 3 0 राउंड ऑफ किए हैं, या दोनों में 3 0 लगा दें, ये दोनों में ना लगाएं। वहां पर क्या इश्यू था कि एक अमाउंट थी उसमें 3 0 राउंड किए थे और एक में नंबर ऑफ शेयर थे वो 3 0 राउंड नहीं थे, तो डेटा एक जैसा करने के लिए हमने 3 0 लगा दिए थे। यहां पर तो दोनों पे ऊपर भी 3 0 कम है, नीचे भी 3 0 कम है, ठीक है, तो इस वजह से हमने नहीं लगाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमन स्टॉक इक्विटी, अब ये कॉमन स्टॉक इक्विटी बताया जी, कौन बताएगा बैलेंस शीट में, टोटल स्टॉक होल्डर में तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर भी होंगे, कॉमन स्टॉक लेंगे तो वो तो 191 है। चले इधर देखें बेटा, एक चीज वापस आए बैलेंस शीट पे, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस शीट है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बैलेंस शीट में ये टोटल इक्विटी का पोर्शन है, ठीक हो गया, ये टोटल इक्विटी का पोर्शन हो गया। अब इसमें देखें, हमने कहा था प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, तो वो शेयर होल्डर हैं जिनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हम आपको इतने % प्रॉफिट देंगे, ठीक है। कॉमन शेयर होल्डर्स कौन है, जिनके साथ एग्रीमेंट है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ओके हो गया। अच्छा, अब प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स में ये जो पैसा है ये किसका है, कॉमन शेयर्स का, ये कॉमन शेयर होल्डर का ये पैसा कॉमन शेयर होल्डर्स का है ना, उन्होंने शेयर खरीदे वो पैसा उन्हीं का है ना। अच्छा, जो प्रॉफिट होता है, हमने क्या कहा था कि बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक क्या होता है डिविडेंड, जो कि हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, और कुछ क्या करते हैं हम रिजर्व में रख लेते हैं रिटेन अर्निंग के नाम से। अच्छा, मुझे बताओ ये जो रिटेन अर्निंग होगी ये प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स की होगी कि कॉमन शेयर होल्डर्स की होगी, कंपनी की तो नहीं, शेयर होल्डर्स का। देखें प्रॉफिट किसका है, शेयर होल्डर, कौन से शेयर होल्डर्स का, कॉमन का कि प्रेफर्ड का, कॉमन का, क्योंकि प्रेफर्ड को तो आपने हर हाल में देना है, तो फिर अर्निंग, ये हम यहां पर प्रॉफिट की जगह हम लिख लेते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक। अब ये जो पैसा होता है ये तो कॉमन शेयर होल्डर्स का है ना, उसमें से कुछ आपने डिविडेंड दे दिया और कुछ आपने रिटेन कर लिया, तो जो रिटेन किया वो किसके प्रॉफिट में से रिटेन किया है, कॉमन शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब पैसा तो उनका है ना वो, ठीक हो गया। तो ये भी हम बीच में इसके ये ऐड कर देंगे, 2 हो गया। तीसरा चीज रहेगी कि 428, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने आज एक दुकान बनाई 10 लाख की, आपने 10 लाख लगा के दुकान बना दी, कल को आप उसको बेचते हैं 15 लाख का, तो आपको 10 लाख मिलेंगे 15 लाख मिलेंगे, आपने तो 10 लगाए थे, ऊपर के 5 क्यों मिले आपको, वो भी तो किसका है, मालिकों का है ना। फिर भाई अगर आपकी चीज, आपने 10 लाख की चीज खरीदी है, कल को 15 की बिक्री, तो जो ऊपर वाले 5 हैं वो भी उन्हीं के है ना जिन्होंने पहली दफा 10 लगाए थे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ पावर है, जो हमने कहा कि जी प्रीमियम बिक रहा है 2 रुपए का शेयर या 10 रुपए का बिक रहा है, वो भाई 2 रुपए का शेयर है किनका, शेयर होल्डर्स का है ना। जब वो 10 रुपए का बिकेगा तो जो ऊपर वाले 8 हैं वो भी उन्हीं के होंगे ना जिनके 2 रुपए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पेड इन एक्सेस ऑफ पावर है ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो जब भी वो कहना कॉमन स्टॉक इक्विटी, तो हम इन 3 वैल्यूज को, किस किस को, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, इन तीनों को सम अप करेंगे, ठीक है। या टोटल इक्विटी में से प्रेफर्ड को निकाल देंगे, टोटल इक्विटी में से प्रेफर्ड को निकाल देंगे, बाकी जो कुछ भी इक्विटी में होता है वो कॉमन शेयर होल्डर्स का, ठीक है। चले तो अभी 1954 में से 200 निकालें, 1754, तो हमारे पास यहां पर इक्विटी में जहां हमने कॉमन इक्विटी पुट करनी थी 175, यहां पर शॉर्ट लिख भी लेते हैं हम साइड पे करके कहीं, ठीक है, कि ये किस तरह आए हैं 1954 माइनस 200, ये 19 क्या चीज थी, ये टोटल इक्विटी थी, और ये क्या था हमारे पास, प्रेफर्ड शेयर्स थे, ठीक है। तो टोटल इक्विटी में से प्रेफर्ड का पोर्शन निकाल दिया तो हमारे पास 1754 वैल्यू आ गई।
करें जी मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करें इसको 0.12, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 12.6%, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 12.6%। तो क्या बता रहा है कि इक्विटी के हिसाब से 12.6% हमने रिटर्न कमाया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये मार्केट रेशियोज हैं। मार्केट रेशियोज के लिए जरूरी है सबसे पहली चीज कि हमें मार्केट प्राइस पता होनी चाहिए। जब तक मार्केट प्राइस नहीं पता होगी हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें मार्केट प्राइस, यहाँ पर 2011 की तो लिखी हुई है मार्केट प्राइस, नीचे देखें लास्ट में लिखी हुई है ना, नहीं लिखी हुई? इनकम स्टेटमेंट के एंड पे या बैलेंस शीट के एंड पे देखें, नहीं दी हुई। चले जी हम यहां पर लिख लेते हैं, लिखें मार्केट प्राइस, लिखें नीचे मार्केट प्राइस टू 2012 के अंदर मार्केट प्राइस लिख लें 32.25, ये हमने लिख ली। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहां से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से। पेपर में अगर ये रेशियो दी होगी तो उसने बताया होगा मार्केट प्राइस ही है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमने लिख ली 2012 की 32.25। ओके हो गया? चले अब हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो मार्केट प्राइस तो यहां पर आ गई 32.25। अर्निंग पर शेयर कहां से आएगा? इनकम स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से, अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, सबसे पहले अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 2.89, तो 2.89 पुट कर देंगे, करें कितना आता है? 11.15। ठीक है, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो आ गई। ठीक है, कि वो जिसने 1 रुपया कमाएगा वो 11 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर जिस शेयर ने 1 रुपया कमाया मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 11.15 पैसे, मार्केट में वो इतने का बिक रहा है। अच्छा, उसके बाद चाहिए हमें प्राइस अर्निंग, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट टू बुक रेशियो। मार्केट प्राइस हमें कैलकुलेट है 32.25। अच्छा, बुक रेशियो नहीं गिवन, बुक वैल्यू, तो यहां पर बुक वैल्यू का फार्मूला लिखते हैं। बुक वैल्यू का फार्मूला टोटल वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी कितनी थी? ये ऊपर कैलकुलेट की थी, कितनी है ये? 1754 ये कॉमन इक्विटी आ गई 1754। नंबर ऑफ कॉमन शेयर कितने थे? हमने पहले पुट किए थे 76262 जी। कॉमन शेयर्स के सामने लिखे होंगे नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स बैलेंस शीट में कॉमन शेयर्स जी। हो गया? इसमें इशू क्या है? इसमें क्या इशू है? वैल्यूज पुट ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम है इसमें? यस। देखें यहां पर फिर क्या हो गया, एक वैल्यू आप अमाउंट्स में लिख रहे हैं और एक वैल्यू शेयर्स में लिख रहे हैं। अब दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ अमाउंट्स के साथ 3 0 लगा देंगे। तो ये दो फार्मूले थे जहां पर अपर एंड लोअर केस में वैल्यूज डिफरेंट स्टाइल की हैं, तो आपको दोनों को सेम स्टाइल में करना है। ठीक है, चले जी। करेंट डिवाइड कितना आता है? ये 22.99 राउंड ऑफ करेंगे तो 23 बन गया, तो इधर हम 23 ले लेते हैं। करें जी 32 डिवाइड बाय 25.25 1.40, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी रेशियोज कैलकुलेट हो गई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।